कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्या वजह रही होगी? क्या आप देखते हैं एज ए भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त? साइकोलॉजिकली ये लगा कि भई अब बिहार के चुनाव में हम एंश्योर करेंगे कि इतनी शुद्ध मतदाता सूची हो कि कोई सवाल उठा ही ना पाए। अंदेशा जतलाया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर बिहार के नाम कट जाएंगे। अगर आप 5 करोड़ का दिखाएँगे एक भी प्रतिनिधि, तब तो ये रियलिस्टिक होगी कि भई हाँ, सही है। और 3 करोड़ के उस हिसाब से समानुपातिक प्रतिनिधि दिखाइए, तब तो सही दिखेगी। लेकिन अगर एक तरफ़ा दिखाएँगे तो उस पे फिर विश्वास कोई नहीं करेगा। सच में एक और है कि वहां निकल कर आ रहा है कि रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाल के लोग हैं। सर, इसको लेकर स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए? जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली आपकी नज़र में है, जिनके प्रति आपको संदेह है, आप उनके केसेस अलग से बना के, अलग से नो शो कॉज नोटिस दे के उनको डिलीट कर सकते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां वो भी बहुत तनाव पैदा करती हैं मशीनरी के सामने। मैंने पहला जब ज्वाइन किया था इलेक्शन कमीशन, तो पहला चुनाव बिहार का ही था और जी। हम लोगों ने इतनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ लगाई थी कि पूरी तरह शांतिपूर्वक चुनाव हुए। कहीं कोई घटना नहीं हुई, कहीं ना तो गोली चली, ना कहीं लाठी चली, ना कहीं कोई प्रॉब्लम दिखी। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आ गए, तब हमें एक स्टेटिस्टिक्स ने चौंका दिया कि पोलिंग पार्टीज के 17 लोगों की डेथ हो गई। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों और वोटरों के तरह तरह के सवाल हैं। इसे लेकर बहुत सारा बवाल भी है और इन सब के साथ एक बात यह भी हो रही है कि क्या वोटरों को स्वयं जो देश का नागरिक होने का प्रमाण देना पड़ेगा, नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा मामला है, जिसे लेकर बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ सवाल करते हुए जवाब चाहे हैं। तो 21 जुलाई को वो जो सवाल पूछे गए हैं उन पर जवाब जो आयोग है उसे देना है और फिर 28 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होना है। और उम्मीद जो याचिकाकर्ता है ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ वहां से निकल कर आना चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो तो जो अपना ये गहन पुनरीक्षण का काम है, जो मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की बात है, उस पर अपना जो कार्य है वो कर रही है। और इस कार्य के बीच सवाल या जो एक कहीं जो मन में शंकाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब, उन्होंने कह दिया है कि ये तो अभी शुरुआत है, बिहार से हमने शुरू किया है और उसके बाद आगे जहां जहां भी चुनाव होना है, क्योंकि अगले साल कई और राज्य हैं, विधानसभाएं हैं, जिसमें कुछ एक केंद्र शासित प्रदेश है, 4 राज्य हैं, वहां चुनाव होना है, फिर 2027 में चुनाव होना है। तो लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। और उन्होंने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि भारत के ही वोटर जो लिस्ट है, यहाँ वोटर लिस्ट है, वही लोग इसमें वोटर रह पाएंगे। यानी देश के बाहर का कोई भी नागरिक, कोई भी शख्स जो भारत में आ गया है या जिस भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसका जो ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य है ये सतत चलता रहेगा। और ये सब जो चल रहा है, तो जैसा मैंने कहा कि जो सवाल हैं या जो सवालों की बौछार है वो लगातार चल रही है, हो रही है। और हम देख क्या पा रहे हैं कि इसे लेकर अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब इसे घोषित किया था 24 जून को कि ये काम शुरू होगा और अगले दिन से शुरू हो गया है, तो ना तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाई है, ना बाद में कोई इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और अभी हमने ऐसे कोई जो मुख्य चुनाव आयुक्त जी हैं या और आयुक्त हैं, उनसे कोई बातचीत भी नहीं देखी इस पूरे मसले मामले को लेकर। तो देश में कहीं इस पूरे मामले को लेकर, मसले को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। बिहार में तो ही बिहार के वोटर तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, राजनीतिक दलों की अपनी कहीं शंकाएं हैं और वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि इस तमाम जो प्रश्न हैं या जो और इसके जो कह लीजिए बारीकियां हैं, उससे जुड़े जो भी हम इसमें कुछ हल कर पाए, कुछ समझ पाए, बूझ पाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हम जो जर्नलिस्ट हैं उनके मन में भी बने हुए हैं। तो इन सब के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। सबसे पहले मैं उन्हें जोड़ूंगा। जुड़ गए हमसे, आपने पहचान लिया होगा, आप हैं श्री ओपी रावत साहब, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और एक बहुत सीनियर रिटायर्ड
आईएएस अधिकारी और हमारे मध्य प्रदेश से ही आते हैं और विशेष आग्रह पर आपने हमें वक्त दिया है अपना कीमती। मैं तो सबसे पहले आपका बहुत आभार शुक्रिया जताऊंगा, शुक्रिया करूंगा कि हमारे लिए वक्त निकाला। और राव साहब, शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि जो है पूरा जो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम बिहार से जो शुरू हुआ है, तो इसे लेकर बहुत सारे प्रश्न में एक सबसे प्रमुख सवाल यह है कि अनायास ये कदम क्यों और फिर बिहार से ही क्यों। तो यहीं से शुरू करूंगा, पहले इस पर आपका एक नोट, फिर मैं आगे और सवाल करता हूं। रावत साहब। देखिए संजीव जी, ये कानून में ही लिखा है कि हर इलेक्शन के पहले भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेगा, जिससे कि जो एलिजिबल वोटर्स हुए हैं नए, वो वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएं, और जो मृतक हुए या माइग्रेंट हो गए या कहीं बाहर चले गए तो उन लोगों का नाम उसमें से डिलीट हो जाए और मतदाता सूची पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उसमें दो तरह के पुनरीक्षण होते हैं, एक होता है सघन इंटेंसिव रिवीजन, एक होता है समरी रिवीजन, संक्षिप्त रिवीजन। तो 2003 के बाद हर इलेक्शन के पहले संक्षिप्त रिवीजन ही हुआ है, समरी रिवीजन ही हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पहली बार इलेक्शन कमीशन ने बिहार इलेक्शन के ठीक पहले ये सघन पुनरीक्षण, और वो भी विशेष सघन पुनरीक्षण घोषित किया है। तो अब इसमें अनुमान लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है कि क्यों किया है, क्योंकि जनरली सघन पुनरीक्षण इलेक्शन से जब काफ़ी समय होता है तब किया जाता है। जैसे पिछली बार 2003 में बिहार का सघन पुनरीक्षण हुआ था और इलेक्शन 2005 में थे, ताकि जिन लोगों के नाम उसमें से निकाल दिए जाएं अंतिम प्रकाशन में, उनके पास पर्याप्त समय हो कि वो अपील वगैरह में जाके न्याय प्राप्त कर सकें। इस बार वो चीज़ नहीं है, क्योंकि 30 सितंबर को प्रकाशन होगा और नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास चुनाव होगा। तो एक महीने का ही समय है, और आप जानते हैं अपने देश में अपील का निराकरण जो है 10-15 दिन या महीने भर में कभी नहीं होता, उसमें तो बहुत समय लगता है। तो इसीलिए लोगों में पैनिक हुआ, चिंता हुई, और इसीलिए लोग इधर उधर शिकायतें करने लग गए। यही कारण है, टाइमिंग। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने स्पष्ट कर दिया, बहुत मुफीद। आपने यही मन में सबसे बड़ा सवाल लोगों के है कि 8 करोड़ के लगभग बिहार में वोटर है, और आपने जैसा कहा इसमें एक और चीज निकली है सर। आप तो चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, बहुत सारे चुनाव कराए बिहार से, आप भली भांति विज्ञ हैं बिहार का पूरा जो भौगोलिक स्थिति वहां की और शैक्षणिक स्थिति, तमाम तमाम स्थिति है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा वहां एहतियात की आवश्यकता आपने पाई, आपने किया होगा, करते रहे हैं। लेकिन यहां जो है, और उसमें सवाल यह भी उठा है कि राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लिया, ये एक जनरल आरोप निकलकर या शिकायत सामने आई है। तो ये इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों? और आपने स्वयं स्पष्ट किया अपने पहले नोट में कि टाइम लगता है, और टाइम को ही लेकर सारे सवाल हो रहे हैं। तो ये जो है कि बिना तैयारी, क्योंकि आप 24 जून को एक ऑर्डर करते हैं, 25 से शुरुआत हो जाती है, तैयारी है कुछ नहीं, इसमें कितनी तैयारियों की आवश्यकता होती है? आपने कराया है ऐसे, या आपने देखा है, आपने इसको पूरा अध्ययन आपके पास होगा, क्या इसमें आवश्यकताएं होनी थी या क्या कदम उठाए जाने थे? एक नोटिस पे सर। देखिए, सघन पुनरीक्षण 2003 के बाद हुआ नहीं, इसलिए मेरा उसका फर्स्ट हैंड अनुभव नहीं है। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि सघन पुनरीक्षण करने में क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो जैसे तर्क ये दिया जाता है कि सब समरी रिवीजन या सघन पुनरीक्षण या 2003 का सघन पुनरीक्षण, सब में 3 महीने का समय लगा। वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कानून में तो वही स्टेप्स हैं कि पहले ड्राफ्ट पब्लिकेशन, फिर क्लेम ऑब्जेक्शन, फिर उनका निराकरण, और फिर फाइनल पब्लिकेशन। तो जो मूल प्रक्रिया है उसमें तो समय उतना ही लगता है। लेकिन मूल प्रक्रिया अगर चुनाव के पास है और अपील करने का समय पर्याप्त नहीं है, तब वो चिंता का विषय बन जाती है, जैसा कि बिहार के इलेक्शन के इस सघन पुनरीक्षण में हुआ है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा सघन पुनरीक्षण हो सकता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती। दूसरा इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक रूलिंग दी थी कि नागरिकता या सिटीजनशिप, उसकी जांच करना, उसका निराकरण करना, उसके बारे में आदेश देना, उसका प्रमाणीकरण देना, सर्टिफिकेट देना, या लोगों को डिपोर्ट करना, ये सारी जिम्मेदारियां, सारे अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय को हैं और किसी को नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन इसको कर ही नहीं सकता, और आप उसको नागरिकता का प्रमाण मांग रहे हो, प्रूफ मांग रहे हो, तो ये ठीक नहीं है।
अब इसमें इलेक्शन कमीशन का तर्क ये रहा है कि आर्टिकल 326 ये कहता है कि हर भारत का नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो मत देने का अधिकारी होगा और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है आर्टिकल 326 के तहत, और हर भारत का नागरिक लिखा है तो हम हर भारत का नागरिक का प्रमाण ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप सिर्फ उन मामलों में जांच कर सकते हैं जिनमें आपको संदेह हो, यूनिवर्सली नहीं कर सकते। वो अंतर है, और ये यूनिवर्सल चेकिंग हो गई। उसमें ऐसे इलेक्शन कमीशन ने 2 विंडोज रखे हैं। एक तो ये रखा है कि 2003 की मतदाता सूची में जिसका नाम है, सघन पुनरीक्षण के बाद जिनका नाम रहा, उनको देने की जरूरत नहीं है, वो कोई प्रमाण नहीं देंगे, उनका नाम मान लिया जाएगा कि वो सिटीजन हैं। ऐसे लोग 5 करोड़ हैं, लेकिन 2,97,00,000 ऐसे लोग हैं जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं। ये भी बहुत बड़ा नंबर है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि चुनाव के ठीक पहले ऐसा सघन पुनरीक्षण जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपना प्रमाण ढूंढने की, जबकि अधिक से अधिक 20-25 लाख लोग जो है ऐसे निकल सकते हैं, अधिक से अधिक। वो भी मुश्किल है कि इतना निकलें, क्योंकि 2023 में बहुत अच्छी तरह से इनकी जांच खोजबीन सब कुछ हो चुका है और ऐसे लोग निकाले जा चुके हैं। और यहाँ तक हुआ है कि 2023 में वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या बढ़ने के बजाय घटी थी जी। तो वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई और बहुत अच्छा हुआ उससे। तो उतने भी नहीं मिलेंगे, तो उन जरा से लोगों को ढूंढ के निकालने में आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे कि 3 करोड़ लोग परेशान हो रहे हैं। तो करना ये चाहिए था कि वो जो जिनके बारे में आपको संदेह है उनको अलग से नोटिस दे के, उनका प्रमाण लेके, सुनवाई करके उनको नाम डिलीट कर दो, आप खत्म हो जाते। सारे लोगों को प्रमाण देने के लिए बाध्य करना ये जो है बहुत कठिनाई में डालने वाला हो गया है, और इसीलिए ये सारा विवाद पैदा हुआ है। राइट सर, आपने बहुत, मैं आपसे पूछने वाला था कि क्योंकि बैकडोर से एनआरसी की कहीं ये बात उठ रही थी, आपने उसको पहले ही, मेरा सवाल अगला होता, आपने उसको क्लियर कर दिया। इसमें एक और बड़ा चीज है सर, इसमें दूसरा जो बहुत बड़ा कहीं विवाद का विषय कारण बना हुआ है वो है कि हमें जो दस्तावेज हैं, देखिए चुनाव आयोग तो लगातार ये कोशिश करता रहा कि वोटर बढ़े, मतदान का प्रतिशत बढ़े, और पहले मतदान फिर जलपान, ये सारे भी हम स्लोगन्स देते हैं, उसके लिए खूब आप लोगों ने मशक्कत कवायद की, बहुत आपने ऐसे कदम उठाए हैं जो अपने दौर के आज भी वो बहुत कहीं मदद कर रहे हैं। तो ये जो दस्तावेज मांगे गए हैं, दस्तावेजों को लेकर जो कहीं की 11-12 दस्तावेज, फिर उसमें कुछ हल्का पुल्का कुछ चेंज हुआ, और आप उस आधार कार्ड को नहीं मान रहे, ठीक है आधार कार्ड फर्जी हो सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया मतदाता परिचय पत्र भी नहीं माना जाना, राशन कार्ड को भी इग्नोर करना, इस पर एक नोट सर, ये क्या है? और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, जो मामला चल रहा है, उन्होंने तो उसे सुझाव दिया है कि आप इसे अपने इसमें समाहित कीजिए, उन जद हद में रहते हुए कि संवैधानिक संस्थाएं की वो संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ संवैधानिक संस्था है। तो इन पर की क्या इसको लेकर होना चाहिए था, या क्या ये नहीं होना कितना ये पीड़ादायक है कि आप अपना ही वोटर लिस्ट कार्ड नहीं मान रहे? एक नोटिस। बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये नकारा है कि कोई भी आधार कार्ड, कोई भी राशन कार्ड या कोई भी इलेक्टोरल फोटो आईडी ये सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो उसमें यही विवाद उत्पन्न होता है कि जिन लोगों को आपने वोटर लिस्ट में शामिल किया, जिनके पास फोटो आईडी है, एपिक है, उन्हीं को आप कह रहे हो, तो ये बड़ा विवादास्पद चीज़ हो जाती है। तो आपको सिर्फ उन लोगों के बारे में कहना चाहिए कि जिनने फ्रॉडुलेंट तरीके से ये दस्तावेज हासिल कर लिए हैं, सिर्फ उन पर आपको संदेह होना चाहिए, और उनकी केस अलग से चल सकते हैं और उनका निपटारा भी आप लगातार सतत रूप से कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये लगातार करते हैं कि जो भी जिनके ऊपर भी संदेह है उन्हें निकालने का काम वो सतत रूप से करते रहते हैं। तो ये भी हो सकता था, कानून में भी इसका प्रावधान है और उसमें किसी को हल्ला गुल्ला भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। सारे 3 करोड़ लोगों पर ये डालना और उनके फोटो आईडी को भी अवैध मानना कि वो बिल्कुल नहीं मान्य होगा, ये थोड़ा सा जनता में संशय पैदा करने वाला है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जो हमें इशू किया डॉक्यूमेंट उसी को आप नहीं मान रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए ये सब विवाद जो है हुआ है और इसको सुलझना जरूरी है, क्योंकि समय बिल्कुल आ गया है। 25 जुलाई को प्रारंभिक प्रकाशन के लिए पूरा लास्ट डे है
कि भाई प्रूफ आप दीजिए, और 1 अगस्त को प्रारंभिक प्रकाशन है। बिल्कुल, नहीं आपने इसमें बड़ा अच्छी एक बहुत स्पष्ट तरीके से उसको एलबरेट कर दिया है कि बहुत सारे विवाद भी हैं और बहुत सारी शंकाएं भी हैं। तो मैं पहले ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि इस बारे में सोचना चाहिए था, सोचा जा सकता है भी, क्या समाधान तत्काल तौर पर क्या समाधान नजर आता है? क्योंकि अगर आप मुख्य चुनाव आयुक्त होते इस वक्त, और ऐसी स्थिति पहले तो होती ही नहीं, पैदा ही नहीं होती ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन हो जाती या किसी वश हो गई, तो क्या समाधान हो जाना चाहिए था? या तो आप ये मानकर कि आप एज ए मुख्य चुनाव आयुक्त आज हैं, या आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के नाते क्या इस समय कदम हो जाना चाहिए जिससे ये जो जितना पैनिक है सब खत्म हो सके? देखिए, मेरा जो सोचना है वो ये है कि चूंकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, ऐसे में कुछ और चीज कर पाना अब इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है। उन्होंने फैसिलिटेट करने के लिए 2-3 चीज़ें की हैं। पहली चीज़ उन्होंने की थी 6 जुलाई को एक विज्ञापन निकाल के जी कि हाँ। जो 2,97,00,000 लोग हैं जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, वो अपने इन्यूमरेशन फॉर्म दस्तखत करके जमा कर दें बिना प्रमाण के। प्रमाण जो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई है वो बाद में भी जमा कर सकते हैं, उसके लिए पर्याप्त समय रहेगा, अगस्त एंड तक बल्कि सितंबर तक, तब भी जमा कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए और इलेक्शन कमीशन ने ये क्लेम भी कर लिया कि हमें लगभग 90% फॉर्म वापस प्राप्त हो गए हैं। अगर वो ही नहीं करते तो और भी मुसीबत होती, क्योंकि फिर फॉर्म ही नहीं आते, क्योंकि ये बिना प्रमाण के कोई फॉर्म ही नहीं जमा करता। तो उससे एक रास्ता निकला। दूसरा, जो माइग्रेंट थे, जो बाहर गए हुए थे, उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने एक रास्ता निकाल दिया कि भाई आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना इन्यूमरेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो उन लोगों की समस्या भी हल हो गई। तो इसी तरह से बाकी चीज़ों को हल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के अनुकूल आप जो भी कर सकते हैं उसे करना चाहिए, तो उसी से रास्ता निकल आएगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे ये सवाल करने वाला था। आपने कहा कि ये मामला सब जुडियस है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो सुझाव दिया ही था कि आप राशन कार्ड को मान्य कर लीजिए, आप ईपीक को मान्य कर लीजिए, आप आधार कार्ड को मान्य कर लीजिए, जो आपका, देखिए ये तो आपके ऊपर है। तो ऐसे में तत्काल समाधान के लिए इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं, क्योंकि हम बहुत देख रहे हैं सर, लगातार सूत्रों से खबरें आ रही हैं, स्पष्ट कुछ नहीं है। जैसे मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा कि हम लोग से बात नहीं हो रही। आप लोग तो कितने फ्रीक्वेंटली बात करते थे, मीडिया से बार बार बात करते थे, बुलाते थे, हम लोग आदान प्रदान होता था और दोनों तरफ से चीजें होती थी, और कुछ बीच के रास्ते भी निकलते थे, कोई अच्छी चीजें भी होती थी और आप उसको अंगीकार करते थे। तो ऐसे में इन 3 चीजों की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, इस पर क्या कुछ आप लगता है कि ये कदम तत्काल इससे तो उठा ही जा सकता है? कोई भी एक आप स्पष्ट कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल पहले इस पे फिर बिल्कुल मैं आगे पूछूंगा। बिल्कुल उठा सकते हैं कि इलेक्टर फोटो आईडी जिनके पास है उन लोगों को हम मान्य कर लेंगे, और उनमें से भी जिनने फ्रॉडुलेंटली एक पिक प्राप्त कर लिया है उसके बारे में हमें संदेहास्पद जो भी मटेरियल मिला है उसके बेसिस पे हम अलग से कार्रवाई कर लेंगे। तो ये रास्ता निकल आएगा, क्योंकि उसमें से 2-2.5 करोड़ के पास है, तो एक बहुत बड़ी संख्या जो है तुरंत निजात पालेगी इस विवाद से। देखो, आपने एज ए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो बहुत चीजें चल रही, सूत्रों से चीजें जा रही हैं सर, उस पर स्पष्टीकरण नहीं आ पा रहा। और एक और खास बात यह, जैसे हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों की जो आशंका है, और वो उन्हीं को सब कुछ मैदान में रहना पड़ता है, और आप उनको कहीं ना कहीं जो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कानूनी इज्जत में, संवैधानिक जो हमारे यहाँ अधिकार है उसके तहत आप करते हैं। तो ये निकल कर आ रहा है कि सूत्र से खबर आती है कि 35 लाख भूत वोटर बाहर होंगे, खबरें छपती हैं, और फिर उसके बाद उन्हीं वो जो संख्याएं आ रही है, लगभग उन्हीं संख्या बहु संख्याओं के साथ प्रेस नोट जारी हो जाता है। तो ये कितना और विवादों को बढ़ा रहा है या पैनिक फैला रहा है? इस पर एक नोट सर आपका। देखिए, ये जो हियरसे से या सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरी जगहों से जानकारियां आती हैं, वो मैं मानता हूं कि वो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स है। जब भी इस तरह का कुछ होता है तो उसमें हर तरह के तत्व जो है वो अपना फिशिंग चालू कर देते हैं और वो उसको और मचा देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटे से 30-35 लाख, 25 लाख, 20 लाख जितने भी संदेहास्पद हैं, उनको छांटने के, निकालने के कारण पूरे 3 करोड़ वोटरों को इस जद्दोजहद में डाल देना ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको अवॉइड करना चाहिए था, और इसके लिए अगर ऑल पार्टी मीटिंग में लोगों की सलाह लेते तो शायद ये आ जाता कि भाई ये करना ठीक नहीं है, और ये प्रिवेंट हो जाता। और अभी भी आप कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता आपको दे दिया कि साहब
इलेक्टर फोटो आईडी कार्ड, राशन कार्ड, इस तरह की चीज़ों को आप बेंचमार्क मान के कि ये 3-4 चीज़ें जिसके पास हैं उसको हम सिटीजन मान लेते हैं और उसको हम फाइनली इंक्लूड कर लेते हैं। बाकी जिनके खिलाफ संदेहास्पद जानकारी आपके पास है, एविडेंस आपके पास है, उनका केस आप अलग से चला के उनको आप डिलीट कर दीजिए। तो दोनों तरफ का काम आपका हो गया कि कोई भी संदेहास्पद आदमी वोटर लिस्ट में नहीं रहा और आप बाकी लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई। ये हो सकता है। और सर आपने तो इलेक्शन कराए हैं बिहार से, जैसे मैंने कहा बहुत बिग है, वहां की भौगोलिक स्थितियां हैं, शैक्षणिक जो स्तर है और आर्थिक हालात हैं, सब सारे पक्ष आप जानते हैं। और ये वक्त बारिश का है और बारिश में बिहार में बाढ़ एक बहुत आम समस्या, पलायन की आपने बात की, वो बहुत बड़ी समस्या है। कुछ राहत थोड़ी सी मिली कि आप मोबाइल के थ्रू आ जाइए, लेकिन ऐसे में इतनी जल्दबाजी, फिर वही मैं सवाल दोबारा दोहराऊंगा कि कम से कम ये हालत तो जानते ही, और फिर वहां लोगों के पास बाढ़ में बेघर बार हर बार होते, सब कुछ बह जाता है, कहां से लाएं वो प्रमाण जो मांगे जा रहे हैं? एक इस पे भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए, फिर मैं और भी 2-3-4 सवाल हैं, मैं खत्म करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले इस पे सर। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि बाढ़, अतिवृष्टि, वहाँ बिहार की स्थिति ऐसी ही होती है। फिर दूसरे क्या होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां वो भी बहुत तनाव पैदा करती हैं मशीनरी के सामने। मैंने पहला जब ज्वाइन किया था इलेक्शन कमीशन, तो पहला चुनाव बिहार का ही था और जी हम लोगों ने इतनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ लगाई थी कि पूरी तरह शांतिपूर्वक चुनाव हुए। कहीं कोई घटना नहीं हुई, कहीं ना तो गोली चली, ना कहीं लाठी चली, ना कहीं कोई प्रॉब्लम दिखी। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आ गए, तब हमें एक स्टेटिस्टिक्स ने चौंका दिया कि पोलिंग पार्टीज के 17 लोगों की डेथ हो गई, जी कार्डियक अरेस्ट, इस तरह की चीज़ों से। मतलब इतना तनाव वहाँ रहता है। सीधा सच्चा ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने में भी जो चुनाव कराने वाले व्यक्ति हैं वो इतने तनाव में काम करते हैं कि थोड़ा सा भी तनाव बढ़ा और उनका जो है शरीर भी जवाब दे गया। तो ऐसे माहौल में एक और तनाव वाली चीज़ डाल देना सारे वोटरों के सामने कि तुम जाके प्रमाण लाओ, ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। राइट सर, राइट। आपने तनाव की सिर्फ बात कही, तनाव अभी भी बना हुआ, अभी भी सूचनाएं आई है वहां जो बीएलओज हैं या और जो अब पूरे इस कार्य में लगे लोग हैं कि देखिए, एक शिकायत तो रावत सर ये थी कि बिना तैयारियों के शुरू हो गया, और जितने राजनीतिक दल हैं, उनका कहना था कि हम तो, आपने पहले एक वो जो मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया, फाइनल उसका प्रकाशन हो गया, फिर अनायास ये कदम उठा लिया, तैयारियां कुछ नहीं थी, और अभी लगातार शिकायतें जो चल रहा है आपाधापी में, आंकड़े दे रहे हैं आप बराबर, आपके हम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट है उस पर देखते हैं, प्रेस नोट्स आ रहे हैं या उसमें कुछ क्लियरिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सर आप देख या पा रहे होंगे, शिकायतें आप भी पढ़ रहे होंगे, राजनीतिक दलों की कहीं जो आपत्तियां हैं वो आ रही होंगी, लोगों के अपने कठिनाई आ रही है। तो वहां सर जो कुछ है कि वहां फॉर्म को लेकर बड़ी अलग तरह की स्थिति है, मैदान में कुछ है और आप यहाँ बैठ के जो पा रहे हैं दिल्ली में अशोका रोड दफ्तर में, बहुत भिन्नता है। तो इसको लेकर क्या आप अपने अनुभव के आधार पर आप क्या पा रहे हैं, क्या देख रहे हो, क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, इस पे भी सर एक हमारे दर्शकों के लिए बताइएगा। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन जब भी कोई आंकड़ा देता है, जब भी कोई वो देता है, वो पूरी धरातली जानकारी के आधार पर ही देता है। तो इसलिए इसको तो मैं मानता हूँ कि जो भी वो दे रहे हैं आधिकारिक रूप से प्रेस नोट के जरिए या किसी भी और घोषणा के जरिए, तो वो ज़मीनी हकीकत के अनुरूप ही होगा। उसमें अविश्वास करने की मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि सदैव इलेक्शन कमीशन का ये रहा है कि जनता को पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्फॉर्मेशन दें। तो ये तो सही होगा, क्योंकि उसमें जब उन्होंने प्रूफ को हटा दिया है तो बस फॉर्म अपना बीएलओ ने उनसे अंगूठा लगवाया, दस्तखत लगवाया, जमा कर लिया, तो 90% आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी लोगों के मन में चिंता होगी और इसीलिए इधर उधर रूमर मॉन्गरिंग और ये सब चल रहा होगा कि अभी हमने दे तो दिया लेकिन हमारा नाम तो कटने वाला है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है नहीं, प्रूफ मिला नहीं, आगे चल के कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वो शंका को शंका का ही प्रॉब्लम है। सर ऑडियो वीडियोस कई सारे वो वार्तालाप आ रहे हैं सामने, बीएलओस के अपने दर्द सामने आ रहे हैं, जनता के अपने मर्म सामने आ रहे हैं, तो वो तो बहुत प्रमाणिक चीजें हैं कि धरातल पर कुछ है, यहाँ कुछ है। ठीक है कि बहुत ऑथेंटिक, आप बहुत छन्ना लगाते हैं, बहुत उसकी पड़ताल होती है, फिर कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन वहां आ रहा है कि फॉर्म प्रॉपर 2-2 भरने थे जो आपके डायरेक्शन से, वो नहीं हो रहा है। हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने, आपने अजीत अंजुम वाला देखा होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं कोई आपसे ना तो राजनीतिक प्रश्न करूंगा ना कहीं दुविधा में डालूंगा, लेकिन जो पूरी प्रक्रियागत जो चीजें हैं,
हम लोग यदि उसको उजागर करते हैं, ऑन कैमरे चीजें हैं, तो एफआईआर जैसी स्थिति में पैदा हो रही है। तो ये जो है, इसको लेकर जो आपको लगता है कि जहां टिप्पणी आप कर सकते हैं, उतनी टिप्पणी में जरूर आपसे चाहूंगा सर। देखिए, जो मैंने भी टीवी चैनल पर देखा है, बीएलओज़ की बातें बताई जा रही हैं और दूसरी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो उसमें मैंने खुद क्वेश्चन किया, टीवी चैनल को ही क्वेश्चन किया कि आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है, ऐसे 5 करोड़ लोगों को सभी चीज़ों से छूट दे दी कि कोई भी प्रमाण आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म दस्तखत करके देना है, उसमें डाल देना है 2003 के इस इलेक्टोरल रोल में इस नंबर पे हमारा नाम है। वो तो सब फ्री हैं, उनमें कोई तनाव भी नहीं है, उनको कोई समस्या भी नहीं है। आप दिखा रहे हो कि पूरे गांव का गांव जो है वो तनाव में है और ये बीएलओ को ये परेशानी दे रहा है, वो दे रहा है। तो आपने भी तो एक तरफा ये न्यूज़ बना ली है। अगर आप 5 करोड़ का दिखाएंगे एक भी प्रतिनिधि, तब तो ये रियलिस्टिक होगी कि भाई हाँ सही है, और 3 करोड़ के उस हिसाब से समानुपातिक प्रतिनिधि दिखाइए, तब तो सही दिखेगी। लेकिन अगर एक तरफा दिखाएंगे तो उस पर फिर विश्वास कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधे सीधे कलर्ड मानी जाएगी। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, आप तो सीपीआर भी डीपीआर भी रहे हैं आप, और आपको प्रेस के काम का तरीका, और उसमें एक और मैं चीज कहूंगा कि वो हांडी के चावल का एक दाना देखा जाता है, और आ रहा है सर, देखिए सब तरफ से आ रहा है सारा जो। अब देखिए, बहुत क्षमा चाहते हुए विनम्रता के साथ में मैं आपको कोई दुविधा में पुनः कहूंगा नहीं डालूंगा कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है सर, वो अब तो आज मतलब फिर इसीलिए है कि कहाँ आगे खड़ा, और वैकल्पिक मीडिया ही हम जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम जैसे साथी संगी, और आपको बहुत बेहतर पता है कि जो तहसील प्लेस ग्रामीण इलाके में वो सच्चा रिपोर्टर है जो बहुत खोज के लाता है और बड़ी जान पर खेलता है सर। तो चीजें आप एक सिरे से ऐसे खारिज नहीं कर सकते, एक तो मैं ये चाहूंगा, और दूसरा दूसरा इसमें ये भी है कि चीजें तो निकल कर आ रही हैं सर, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आप पा रहे होंगे, और उनके अपने जो आपने दबाव तनाव की बात की, कुछ मौतें होने की सूचना भी वहां बीएलओ और इनकी आई है, उनके बीमार हो जाने की आई है, और बहुत प्रेशर है। तो वही फिर प्रश्न एक बात जरूर करूंगा इन सब के साथ में, जो जो आप टिप्पणी कर सके, कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी, क्या वजह रही होगी, क्या आप देखते हैं एज ए भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त? एक टिप्पणी जरूर सर, और एक दो सवाल मैं खत्म कर दूंगा। मुझे ये लगता है कि जो महाराष्ट्र चुनाव के बाद बहुत सारे सवाल मतदाता सूची पर उठाए गए, मतदाता सूची में नाम जुड़ने पर उठाए गए कि बहुत ज़्यादा जुड़ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इन सब शिकायतों के प्रेशर में साइकोलॉजिकली ये लगा कि भाई अब बिहार के चुनाव में हम इंश्योर करेंगे कि इतनी शुद्ध मतदाता सूची हो कि कोई सवाल उठा ही ना पाए। मुझे ये लगता है कि शायद यही हो गया, यही एक प्लॉजिबल रीज़न लगता है। लेकिन जनरली इलेक्शन कमीशन दबाव में काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन हमेशा सारी चीज़ों को ठोक बजा के अच्छी तरह देखकर और सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेकर फिर आगे बढ़ता है। तो मुझे थोड़ा संशय अभी भी है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं क्षमा चाहते हुए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पैर है पैर अपनी पेट की तरफ मुड़ते हैं, तो कहीं थोड़ा सा आप कहीं हो सकता है। मैं वैसे, आप बहुत बेबाकी से बात करते हैं सर। इसमें एक और है कि वहां निकल कर आ रहा है कि रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाल के लोग हैं सर। इसको लेकर स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए? थोड़ा सा कुछ चीजें आती रहें ताकि भ्रम ना फैले। हम भ्रम पे बहुत सारी बातें करें, कुछ भ्रम भी है और कुछ चीजें सामने दिख भी रही हैं कि आप 8 करोड़ वोटर हैं, और एक स्ट्रोक आता है जो, फिर मैं वो गोदी मीडिया की बात करूंगा कि आप इसको बहुत हाईलाइट करते हैं लेकिन बाकी चीजों को हाईलाइट नहीं करते। तो कितना आपको वॉल्यूम लगता होगा, क्योंकि आपने तो ये सारी चीजें देखी हैं, कराई हैं। ठीक है कि आपका अनुभव सीधे नहीं रहा है, लेकिन आपके अनुभव के आधार पर, अध्ययनशीलता, क्योंकि आप बहुत अध्ययनशील हैं, उस आधार पर क्या बातें देखते हैं, ये चीजें कितनी हो सकती हैं, कितना बड़ा वॉल्यूम होगा इसमें? देखिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि बॉर्डर है जी। और बॉर्डर जनरली अपने यहाँ पोरस हैं, उनमें से आवाजाही लगी रहती है और आ भी जाते हैं। जैसे जब हमने असम के चुनाव कराए थे, तो उसमें हम लोगों ने 20 लाख के लगभग ऐसे फॉरेनर्स पाए थे जिनके पास किसी भी तरह का सिटीजनशिप का प्रूफ या गारंटी नहीं थी। तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन मैंने फिर वही दोहराना हूँ कि एक फिगर 20-25 जो भी हो, अब एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं है और कोई सर्वे भी नहीं हुआ है। उस फिगर के रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली को निकालने के लिए आप पूरे 3 करोड़ वोटर्स को मुसीबत में डाल दें कि उसे एसडीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े, बाढ़ की स्थिति में अपनी रोजी रोटी मजदूरी छोड़ के
सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा के प्रमाण इकट्ठा करना पड़े, तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो जाता है। और दूसरे सुप्रीम कोर्ट की 1995 की रूलिंग को देखते हुए ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा है, एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसा ना करके जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली आपकी नज़र में है, जिनके प्रति आपको संदेह है, आप उनके केसेस अलग से बना के, अलग से नो शो कॉज़ नोटिस दे के उनको डिलीट कर सकते हैं। बहुत छोटा काम है और कई राज्य ऐसा कर भी रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपने शुरुआत में एक आपका वो निकल कर आया था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करते, चेक करते तो शायद ऐसी स्थिति ना बनती। लेकिन बाकी स्थितियाँ और दूसरा एक मैं इस पे ये भी पूछना चाहूँगा, मैं शायद वो सवाल कहीं सीक्वेंस मिस कर गया हूँ, मैं आगे उसको पूछ लूँगा। मैं आता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो हम प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रहे हैं, तो ये बड़े ओपन अप रहते थे, राजनीतिक दलों के लिए भी और हम पत्रकार बिरादरी के लिए भी। अभी आज हम देखते हैं और मैं सीधे सवाल इसलिए करने जा रहा हूं ये वाला कि जब वो राजनीतिक दल पहुंचे थे इस पूरे बिहार के मसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो जो पीड़ा निकल कर आई थी, वो 8-9 दल थे कि वहां भी इस तरीके की थी कि इतने ही जा पाएंगे, राजनीतिक दल का प्रमुख होना चाहिए। ये कितना जायज है? ऐसे आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, ये क्या, ये कौन सा एक दौर हो गया? उसको लेकर बड़ी आपत्तियां भी हुई हैं, रंज भी जताया गया है देश के जो प्रमुख राजनेतागण हैं या राजनीतिज्ञ हैं उनके द्वारा। इस पर एक आपका नोट, एक प्रतिक्रिया सर। नहीं, इसमें मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन या जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, ये उसका दायित्व है, विशेषकर इलेक्शन में, कि वो मेन स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमेशा दरवाजे खुला रखे, ट्रांसपेरेंट रहे। और अगर ज़्यादा लोग मिलने आ रहे हैं, तो हमारे समय में भी ऐसा 3 बार ओकेजन आया कि किसी ने कहा हम 72 लोग आएंगे, हम 87 लोग आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि मीटिंग रूम में जगह होती है 15-16 लोगों की, हम बड़े मीटिंग हॉल में शिफ्ट करते हैं अपने को और उन सबको वहाँ बिठा लीजिए, वहाँ हम उनको सुनवाई कर लेंगे। और पूरे 87 पूरे 72 लोगों को मिलके सुना। इसी तरह से टाइमिंग पर भी एक बार रात में 11 बजे मुझे शिकायत आई अपोजिशन पार्टी की कि साहब ये गड़बड़ हो रही है चुनाव में और हम अभी शिकायत करना चाहते हैं। तो मैंने उनको ऑफर किया कि देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन में करना चाहते हैं और पूरी कमीशन को सुनाना चाहते हैं, तो मुझे 1 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा, तारीख बदल जाएगी, 12 बजे तक हम मीटिंग रख सकते हैं, 12:10 12:15 पे, और अपने दोनों साथियों को, इलेक्शन कमिश्नर्स को हम वहाँ बुला लेंगे और आपको वहाँ सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है, इमरजेंसी है, तो आप मेरे निवास कार्यालय पर 11:15 पे आ सकते हैं। वहाँ पे मैं अकेला आपको सुन लूँगा और जो भी पाऊँगा कि ये एक्शन लेनी है, वो एक्शन तुरंत कर दूँगा। तो मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टी से, अदर स्टेक होल्डर्स से ट्रांसपेरेंसी जो है, वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है इलेक्शन कमीशन की। उस ताकत का हमेशा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को लगे कि इलेक्शन कमीशन न केवल फेयर है, बल्कि फेयर कर भी रही है। यस सर, यस सर। मुझे वो सीक्वेंस याद आ गई सर, मैं वो मिस कर रहा था, तो वो मेरा सवाल था। देखिए, शुद्धिकरण तो बहुत अच्छी प्रक्रिया परिपाटी पहले से हो रहा है, आपको अधिकार प्राप्त है, लेकिन आपने जो बिहार में जल्दबाजी कर ली, जैसा कि आपके जवाबों से भी ध्वनित हो रहा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं, ऐसा दर्शक भी शायद महसूस करेंगे। आगे जो आपको करना है, आपने कहा है, हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इच्छा है कि सारा शुद्धिकरण हो, आगे और राज्यों में होना है। तो इस प्रक्रिया ने, बिहार की जल्दबाजी ने, जो आगे राज्य आने हैं, वहां भी एक पैनिक है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो। और आपने तो देखा, मतलब मैं पॉलिटिकल नहीं करूंगा उसमें आपका जवाब, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी ने भी उसमें जो इस सरकार के अंग है, हिस्सा है, वो कहीं कह रहे हैं कि भाई इन चीजों का ख्याल रखिए। और जो हम जहां से शुरू हुए थे कि नागरिकता वाला जो पक्ष है, कि नागरिकता को आप ना चेक कीजिए, एक चीज, और दूसरी चीज कि ये बार बार नहीं होना चाहिए, एक बार कुछ हो जाए, हर बार वोटर जाके अपना प्रमाण दे, अपने आप को सिद्ध करे। तो इस पे एक नोट सर आपका। हाँ, बिल्कुल सही है ये कि अन्य राज्यों में भी करने का इंटेंशन इलेक्शन कमीशन ने व्यक्त किया है जी। कि ये सभी जगह कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिहार के जो प्रयोग है, उससे जो भी सीख या लर्निंग मिलेगी, इलेक्शन कमीशन उसको ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों में उसके आधार पर ही विशेष कार्यक्रम चलाएगी, ताकि इस तरह की कठिनाइयाँ वोटर्स को ना हो, इस तरह के संदेह
पॉलिटिकल पार्टीज के मन में ना हो और बड़े स्मूथ रूप से वो कार्यवाही संपन्न हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसको करेगा। जी, मैं अंतिम 2 सवाल में खत्म कर दूंगा। एक सवाल तो छोटा-सा मेरा ये होगा कि कहीं अंदेशा जतलाया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर बिहार के नाम कट जाएंगे। ये नहीं कर और देखिए आपने ये शुरू में एक कहा था कि हम बड़े जैसे आप आपत्तियां हैं, इतने कम समय हम बड़े उतने सजग नहीं हैं और आप लोगों ने जतन किए हैं, कितना आपने परिश्रम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तब जाके नाम जुड़ पाते हैं। हम कितनी-कितनी बार बीएलओस कितने-कितने दिन और यहां इतना कम वक्त। तो ऐसे में आपने ठीक है कि बाकी 5 करोड़ वोटरों का है कि आप मत दीजिए बाकी प्रमाण, लेकिन आप फॉर्म भरिए। तो वो क्या कुछ ये जो 1 करोड़ से ज्यादा नाम कट जाना, छूट जाना और जो जायज वोटर है, जो वास्तव में भारतीय है, तो इस दिशा में आप क्या देख या क्या पा रहे हैं? आपका अपना क्या अनुमान है एज ए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और आपके अनुभव के आधार पर सर, रावत सर? देखिए, मुझे ये सब कंजेक्चर लगता है और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। अभी किसी के पास कोई अनुमान नहीं है कि कितना कट जाएंगे या कितने लोग जो हैं विदेशी हैं या कितने लोग माइग्रेट हो गए या कितने लोगों की डेथ हो गई। और अगर ऐसा है 1 करोड़ वाला, तो 2023 में जो एक्सरसाइज हुई है ये सब उसमें कट जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, 2023 कोई ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ये सिर्फ 2 साल पहले की बात है, जब सारी क्लिनजिंग हो गई इलेक्टोरल रोल की। तो उसके बाद ये सब मिलना असंभव है। ये सिर्फ कंजेक्चर है, र्यूमर मॉन्गरिंग है। इसके ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे पूरा एटमॉस्फेयर विशेट होता है। जो भी नंबर आएगा, नंबर सैक्रोसैंक्ट नहीं है, जो भी नंबर आएगा जिन पर संदेह होगा उसको इलेक्शन कमीशन नोटिस देकर उनकी सुनवाई करके उनका एविडेंस लेकर उनका नाम डिलीट कर सकती है। बड़ी विनम्रता के साथ, क्योंकि हम लोग बड़े जो हम हैं स्वयं जिस जो वोटर है वो भी उतना सजग भी नहीं है, सतर्क भी नहीं, और बिहार जैसा राज्य जहां आना बड़ा कठिन है, जाना बड़ा कठिन है, और जो नौकरी के लिए पूरे देश में अलग अलग सूबों में फैला हुआ है, कैसे आएगा, कैसे वो कई ऐसे फ्रेंडली नहीं है, लेबर क्लास है, वो है, और उसको समय भी नहीं है। हम तो आप तो लगातार सर इस उद्देश्य के साथ चलते रहो, आज भी चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि पहले जलपान बाद में मतदान, और आप 18 साल के होइए और अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिए। तो ऐसे में क्या ये जो अंदेशा है अनुचित है? एक चीज, और इसी के साथ आखिरी सवाल भी इसी में समाहित कर देता हूं कि इन सब का उचित रास्ता, आप जो एक समाधान कारक कोई हल क्या हो सकता है अभी भी, रावत सर? देखिए, मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है कि इस तरह के गलत तरीके से बहुत सारे नाम कट जाएंगे। वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने अपना इंटेंशन दिखाया है कि जैसे ही उन्हें लगा कि ये 3 करोड़ लोग हैं और इनको प्रूफ देना मुश्किल है, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि आप सिर्फ फॉर्म जमा कर दो, प्रूफ बाद में लेते रहेंगे, हो जाएगा। तो वो फैसिलिटेशन हो गया। माइग्रेंट के लिए तुरंत उन्होंने मोबाइल से अपलोड करने का कर दिया, तो उससे उनको सुविधा हो गई। इसी तरह से आगे चल के भी और जो भी सुविधाएं होंगी वो देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिए हैं इलेक्शन कमीशन को जिनके बारे में वो विचार करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे, जिससे कि जो भी सही है वो हो जाए, जो भी गलत है वो ख़त्म हो जाए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें कोई कठिनाई दिख नहीं रही है। बाकी अभी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपको कहता है 28 जुलाई को जो निर्देश देता है या फाइनल ऑर्डर जो करता है, उसका पालन करते हुए आपको इसको ख़त्म करना है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 22-23 नवंबर के आसपास खत्म हो रहा है। चुनाव करके नई विधानसभा आपको उसके पहले डिलीवर करनी है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक तरीके से सारे वोटरों को साथ में लेकर हो जाए। यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में। बिल्कुल नहीं, इसमें एक सवाल और कर लूंगा, वो आखिरी हो जाएगा कि आप जो ये विशेष गहन परीक्षण है और सुप्रीम कोर्ट के जैसे हम कोई संभावना आधारित बात नहीं, लेकिन ये है संभव है कि जो चीजें चल रही हैं, जितनी पैनिक भी है, जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, सब पहुंच रही हैं, और अभी जब अगली सुनवाई होगी तो और प्रमाण होंगे, बड़े मशहूर वकील हैं जो अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो ऐसे में क्या आप इसमें एक संभावना ये भी देखते हैं कि ठीक है कि आपको एक उसका समय सीमा सुनिश्चित है, उस विधानसभा को एक तब तक आपको नई विधानसभा गठित कर लेना है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि इस या तो इलेक्शन कमीशन भी जिस मूड में है कि ये तो हम कराना ही है और करना है, तो बीच में नहीं छोड़ा जा सकता, अब शुरू हुआ है शायद, तो ऐसे में क्या ये भी संभावना है कुछ
बलवती होती है कि इलेक्शन टालने जैसी नौबत आ जाए, राष्ट्रपति शासन जैसी भी संभावनाएं बनती दिखती हैं क्या? इसको मैं उस एंगल से पूछूंगा कि आप अपने अनुभव के आधार पर, एक जागरूक जो है हम लोगों के जो अभिभावक के आधार पर, आप इस पे जरूर टिप्पणी कीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा एक छोटे से यूरोपीय देश का, कि वहाँ चुनाव जो है वो टर्म खत्म होने के 3 हफ्ते पहले कंप्लीट होने का किया उन्होंने, और एक छोटा सा चीज गम जिससे बैलेट चिपकाए जाते हैं, पोस्टल बैलेट, वो खरीदी में थोड़ी सी गलती हुई कि उन्होंने 30 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट करने वाली गम खरीद ली कि उससे हम चिपकाएंगे ये पोस्टल बैलेट्स। और उस साल उस कंट्री में गर्मी जो है 35-36 डिग्री तक हो गई, स्पेशली चुनाव के दौरान। और जो पोस्टल बैलेट आए वो खुले हुए आए कि उनकी गम जो है ख़त्म हो गई, 30 डिग्री के बाद वो काम नहीं करती, तो वो खुले हुए आए, सीक्रेसी ब्रीच हो गई और इलेक्शन कमीशन को घोषणा करनी पड़ी कि हम ये चुनाव रद्द करते हैं क्योंकि सीक्रेसी ब्रीच हो गई है और अब हमारे पास टाइम नहीं है, 3 हफ्ते में हम चुनाव दूसरा नहीं करा सकते। उन्होंने गिड़गिड़ा के पार्लियामेंट से कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दीजिए, हमें 3 महीने का अतिरिक्त समय दीजिए, हम 3 महीने के अंदर इलेक्शन डिलीवर कर देंगे। तो ऐसा हुआ जो कि ऐतिहासिक है। तो वही चीज़ अपने यहाँ होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमें जैसे बनाना रिपब्लिक कहने लगते हैं लोग, वैसे फिर बनाना रिपब्लिक कहने लगेंगे। नहीं, वैसे तो आपने स्पष्ट किया रावत सर, लेकिन गहन, ये विशेष गहन परीक्षण के लिए महज 30 दिन का समय क्या पर्याप्त है? भले ही हम आज अलग दौर में, इसका दूसरा पक्ष ये भी है सर कि हम आज इतने एडवांस हो चुके हैं, हमारे संचार के बहुत अच्छे साधन है, फिर भी हम वो जो हमारा मतदान का प्रतिशत देने में बहुत समय लग जाता है। बड़ा एक कंट्राडिक्टरी है कि वहां आप नहीं दे पाते और यहां आप दावा करते 1 महीने में। तो क्या ये समय, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब कि क्या पर्याप्त है 1 महीना? संभव हो सकता है, मतलब करना तो आप कर देंगे जो आपको करना है, लेकिन क्या उचित है? ये भी शब्द जोड़ूं, एक आखिरी नोट मैं खत्म करूंगा, मैं बार बार आखिरी करके बहुत खींच लाया हूं, लेकिन फिर भी मौन सम्मारण नहीं कर पा रहा हूं आपसे मुलाकात, आपसे बात करने में। सर, कानूनी प्रक्रिया के लिए तो ये समय पर्याप्त है, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया अकेली नहीं है, इसमें ह्यूमन एंगल भी इन्वॉल्व है कि कानूनी प्रक्रिया आपने कर दी और n नंबर ऑफ वोटर्स को डिलीट कर दिया। अब उनके पास कानूनी रूप से ये अधिकार है कि वो अपील में जाएं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। अब वो अपील में जाने का टाइम ही नहीं है, अपील में महीनों लगने वाले हैं और चुनाव आपका आ जाएगा। तो ऐसे में पर्याप्त नहीं है। इस दोनों तरह से देखना चाहिए हमें कि कानूनी रूप से जो पीरियड प्रेस्क्राइब है, 2003 में भी इतना ही टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद 1.5 साल का समय था इलेक्शन तक कि आप अपीलें निपटा सकते हैं अपनी। इस बार 1.5 साल नहीं बल्कि 1 महीना है पूरा, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो संभव नहीं दिखता, इसीलिए इम्प्रैक्टिकल हो गया। राइट सर, आपने बहुत बेबाकी के साथ में स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कदम उठाया, वो जो सवाल उठाया कि बिहार से ही क्यों, तो कहीं जस्टिफाई होता है ये कि ये जो इतनी समय इतना कम है और जो शंकाएं इसे लेकर, चाहे राजनीतिक दलों की हो, हम मीडिया के लोगों की हो या फिर वोटरों की हो, जायज है और बिल्कुल सही, और इसमें कुछ रास्ता अब निकलना चाहिए। और लेकिन ऐसे अभी तो हमें कुआं और खाई की सी स्थिति हो गई है, हमें ना निगलने जैसी स्थिति ना उगलने जैसी वो हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट इंडिया पे ही हम लोग की निगाह नजर है कि वो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश देता है, उस पर सबकी निगाह नजर होगी। रावत साहब ने बहुत सारा वक्त दिया और हर सवाल के बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। तो मित्रों, आपने देखा, ये थे ओपी रावत साहब, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने बेबाकी से सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ, वो मानते हैं कि 1 माह का जो समय है, सिर्फ 1 माह, ये कहने को ठीक है, लेकिन वास्तव में जो जमीन पर जो चीजें होनी है, उसके बाद उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही है कि पहले भी हुआ 1 महीने में काम, लेकिन उसमें अपील के लिए 1.5 वर्ष उन्होंने कहा, और कई जगहों पर इससे ज्यादा वक्त भी मिला है। तो वो स्थितियां नहीं है, इसीलिए सारे जो राजनीतिक दल हैं, हम जैसा मीडिया है, वैकल्पिक की गोदी मीडिया, तो उस पर बात करेगा नहीं। हम भी इसी पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में, भले ही थोड़ा सा रावत साहब ने, जैसे मैंने उनसे एक बार कहा भी था बीच में कि हमेशा जो आपके घुटने हैं पेट की तरफ मुड़ते हैं, तो कहीं आपका एक दायित्व भी है एज ए भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने मेरी जो विनम्रता के साथ में बोली गई बात, हो सकता है मैं उसके लिए खेद भी व्यक्त कर दूं, लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत यही है। और जो स्थितियां हैं, इसमें अभी आने वाला वक्त जो है, इसको संभालना बहुत जरूरी है, वरना जो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नारा था कि पहले जलपान फिर मतदान और वोट का अधिकार, वो सब धरा रह जाएगा। और ये धरा रह जाना जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा एक गौरवमयी इतिहास है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो 1950 में शुरू हुआ था और हम 2025 में बैठे, 75 साल लंबा। और टीएन शेषन से लेकर और ये जो ज्ञानेश कुमार साहब तक, तो टीएन शेषन भी थे और बहुत सारे ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं। ओपी रावत साहब भी रहे जिन्होंने नवाचार भी किए और तमाम जो जद्दोजहद की, और उन्होंने बताया कि बिहार का इलेक्शन उन्होंने किस मुसीबत में कराया था और क्या क्या उन्हें कष्ट सहने पड़े थे। समझना होगा। अब ये तो चाहे राजीव कुमार जी वाला कार्यकाल रहा हो या ज्ञानेश कुमार जी, ये दो कार्यकाल ऐसे रहे हैं अब तक के कि जिन्होंने बहुत सारे विवाद भी पैदा किए हैं, बहुत सारे कहीं ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसने इस जो एक उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इतिहास रहा है उसमें चोट तो पहुंची है, धूमिल तो वो हुआ ही हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, इस चर्चा में इतना ही। आपने पूरी चर्चा सुन ली होगी, थोड़ी लंबी हुई थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये है। तो आपकी अपनी क्या राय है? आपने ओपी रावत साहब को सुन लिया, उन्होंने कह दिया है कि कई चीजों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अनेक ऐसे कदम हैं जिससे वो कहीं सहमत नहीं नजर आए। तो अपनी टिप्पणी कीजिएगा और चर्चा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।